तो स्टार्ट करेंगे पार्ट ए एमसीक्यू सेक्शन जुलाई 2022 का। पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन n कैपेसिटर ईच ऑफ इक्वल वैल्यू c आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। कौन सा सीरीज कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 n टाइम्स। लेकिन यहां पर तो सारी वैल्यू c है, तो हम इसको लिख सकते हैं n/c। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, c/n आपका आंसर हो ही जाएगा। नेक्स्ट, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E विद द ड्रिफ्ट स्पीड v। हमने डेफिनेशन पढ़ी है। व्हाट इज द मोबिलिटी? मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल चीज बच्चों, तो आंसर आपको मिल जाने वाला है बी। Third, a cylinder of radius r and length l is placed in uniform electric field E parallel to the cylinder axis. The total flux of the surface of the cylinder is given by। चलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हम रखने वाले हैं एक सिलेंडर। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जितनी फील्ड लाइंस यहां से अंदर एंटर होगी, याद रखो यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जितनी यहां से एंटर होगी उतनी यहां से बाहर निकलेगी। तो जितना फ्लक्स यहां से एंटर हो रहा है उतना ही बाहर रहा है। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया उसका? नेट फ्लक्स नहीं, नेट फ्लक्स वो आपका हो जाएगा जीरो। क्या हो गया इसको? अरे भाई साहब, अरे अरे अरे, इन भाई साहब को क्या तकलीफ है? अरे ओके, इन भाई साहब को कुछ तकलीफ आ गई थी। तो यहां पर आंसर आपका कौन आएगा? ए, 0। 4, आपको एक सर्किट का एक कोई पार्ट दिया है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अरे ओके ओके ओके, ए एंड बी। चलो, यहां पे पोटेंशियल है VA और यहां का अरे सॉरी, यहां पे बी लिखा है, बी लिखा है। यहां पे पोटेंशियल VB मान लेता हूं और यहां का पोटेंशियल VA मान लेता हूं। यहां से यहां तक आना है क्योंकि हमको VB माइनस VA चाहिए। चलो, यहां से निकलेंगे। ये बैटरी का नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। करंट आपका ये डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पे शो किया है। तो देखो, यहां से निकले तो VB, किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव तो ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव। फिर करंट जर्नी की डायरेक्शन में, मतलब -IR, और यहां पे जब ए पे पहुंचे तो पोटेंशियल मिला VA। तो हम यहां पे लिख सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू IR माइनस V। इन दोनों को अपोजिट भेज दो, तो यहां पे आपको आंसर मिलने वाला है B। फिफ्थ, व्हिटस्टन ब्रिज इज वेल नोन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। याद रखो, हमने पढ़ा था कि व्हिटस्टन ब्रिज में 4 साइड पे 3 रेजिस्टेंस नोन वैल्यू के होंगे और एक अननोन वैल्यू का होगा। तो हम मीटर ब्रिज पे उसका रेशियो लेके फाइंड कर सकते हैं। 6, which one of the following is correct form of Lorentz force? well, Lorentz force का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू Q ब्रैकेट में E प्लस V क्रॉस B। चलो, ऐसा कुछ है, चलो देख लेते हैं पहले। प्लस कहां पर है? ये रहा, लेकिन यहां पर तो B क्रॉस है, नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर इनको क्रॉस प्रोडक्ट को रिवर्स कर देंगे तो आगे नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां पर नेगेटिव आ गया। ऐसा कहां पर आंसर है? हाँ भाई, ऐसा आंसर आपका दिया है किस में? तो इसमें, बी में। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड? भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए चार्ज को मोशन करनी पड़ेगी और उसके लिए कोई करंट जनरेट होगा तभी बनेगा। तो यहां पे मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। बाकी के तो सारे तो स्टेडी है, देख लो। 8, the force acting between 2 straight parallel conductor of negligible cross section and placed 1 meter apart in a vacuum carrying equal current of 1 milliampere is। दो पैरेलल वायर्स के बीच का फोर्स क्या था? μ0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई d। चलो, दोनों के बीच में वैक्यूम मान ले तो 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। दोनों में करंट क्या है? 1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3। फोर्स एक्टिंग कहां पर है? पर यूनिट लेंथ बोला है, पर यूनिट लेंथ, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। ओके भाई, तो हमको ये लेंथ 1 मीटर ले लेनी है। याद रखो, यहां पे थोड़ा गलती है, 2 पाई और डिस्टेंस भी 1 ले लेना है। तो ये हो गया आपका कट होके 2 इंटू 10 टू पावर -13 न्यूटन। कहां पर है ऐसा? लेकिन ये पर मीटर आना चाहिए, पर मीटर, क्योंकि यहाँ पे लेंथ दी ही नहीं है। 9,
Magnetic dipole moment of a solenoid is ms. Current passing through it is 2 ampere. If the current is 4 ampere, the new magnetic dipole moment. अरे dipole moment का फॉर्मूला क्या है? NI है. सो डाइपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल टू आई. जो करंट डबल करेंगे तो डबल होगा. तो पहले ms थी, अभी 2ms हो जाएगी. 10. The unit of magnetization. By what is called magnetization? It is dipole moment, magnetic dipole moment per unit volume. ये है एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब. तो ये हो गया एम्पियर पर मीटर, जो आपका आंसर दे देगा ए. 11. In the figure, area of each plate is A and the distance between plate is small d. What is the effective capacitance between point A and B? चलो यहां पे इसको मैं थोड़ा समझा तो आपको ध्यान रहे. यहां पे देखो, आपको A पॉइंट यहां पे बोला है, B पॉइंट यहां पे बोला है. यहां पे सबसे पहले तो डिसाइड ये करेंगे कि कैपेसिटर कितने बन रहे हैं. कैपेसिटर बनने की सबसे पहले कंडीशन ये है कि दो प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल पे होनी चाहिए. दो प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल पे होनी चाहिए. ओके, तो चलो इसका पोटेंशियल कितना है? ए जितना. और इसका, इस प्लेट का, भाई यहां पर तो कोई नाम नहीं दिया, तो चलो इसको मैं नाम दे देता हूं, सपोज एक्स. तो समझो यहां पर ये जो आपका पहला कैपेसिटर बना, उसकी एक प्लेट ए के साथ है, दूसरी प्लेट एक्स के साथ है. ये जो कैपेसिटर बना C2, उसकी एक प्लेट बी के साथ है, एक प्लेट ए के साथ है. ये तीसरा कैपेसिटर बना जिसकी एक प्लेट एक्स के साथ है और ये बी के साथ है. तो हमको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट ईएमएफ कैपेसिटेंस फाइंड करना है. तो सबसे पहले मैं C2 कैपेसिटर ड्रॉ कर देता हूं. भाई C2 कैपेसिटर क्या था? जिसकी एक प्लेट ए के साथ थी और दूसरी प्लेट बी के साथ थी. सही है. ये C2 कैपेसिटर जिसकी एक प्लेट ए के साथ, एक प्लेट बी के साथ. तो ये आपका C2 हो गया, जो C है. सिमिलरली चलो एक ये ड्रॉ करते हैं C1. भाई C1 की एक प्लेट ए के साथ है और दूसरी प्लेट एक्स के साथ है. तो ये मैंने C1 ड्रॉ किया. और C3 को देख लोगे तो जिसकी एक प्लेट एक्स के साथ और दूसरी प्लेट आपकी बी के साथ हो गई. तो ये आपका C3 = C हो गया. तो देख लो, ये दोनों सीरीज में आ गए और ये उसके साथ पैरेलल में आ गया. तो ये दोनों का मिला के क्या हो जाएगा बच्चों? ये दोनों का मिला के क्या हो जाएगा? C/2. सही है ना? सीरीज में 1/C 1/C 2/C. तो ये C हो गया और ये C. फिर ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे तो इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा C + C/2. तो ये हो गया 3/2C और C की वैल्यू होती है ε0 A/d. सही है बच्चों? सही है. 12. Two circular coil can be arranged in any three situations shown in figure. The mutual inductance will be. भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस किसको बोलेंगे? जब दो कॉइल एक दूसरे के क्लोज रखेंगे, जब दो कॉइल एक दूसरे के क्लोज रखेंगे, एक में से जब करंट पास करवाएंगे और उसका मैग्नेटिक फ्लक्स किसी दूसरे के साथ लिंक्ड होगा. याद आया कुछ? एक ये कॉइल थी, उसके साथ हमने दूसरी कॉइल रखी. जब यहाँ से करंट पास करवाएंगे तो इसका जो फ्लक्स है वो इसके साथ भी लिंक्ड होगा यहाँ पे. तो फ्लक्स सेकंड का और करंट फर्स्ट का, इसी का तो जो रेशियो है, इसी से तो बनता है म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके, तो सिंपल चीज, जहां पे दोनों का कॉमन फ्लक्स, जहां पे दोनों का कॉमन फ्लक्स सबसे ज्यादा एसोसिएट होगा, वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा. तो चलो, फ्लक्स मतलब क्या? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं. तो देखो, यहां से जो मान लो कि इसमें से करंट पास हो रहा है तो इसलिए फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो इतनी सारी गई. ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा. तो सबसे ज्यादा फ्लक्स किसके साथ एसोसिएट हो रहा है? फर्स्ट के साथ. तो मैक्सिमम होगा किसके साथ? जो आपका एक सिचुएशन है उसमें सबसे मैक्सिमम होगा. या तो फिर आप दूसरा एक अंदाजा भी लगा सकते हो. पता है क्या? देखो, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है. तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे थीटा अब मैक्सिमम होगा. क्यों? क्योंकि आपका थीटा 0 डिग्री होगा. और फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है NAB cos थीटा. यहां पर आप देख पाओगे कि इसका एरिया वेक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो यहां पे फ्लक्स तो ऑलमोस्ट 0 होगा. सिमिलरली ये कंडीशन में भी होगा. सही है? याद रखना, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा. 13. द यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड EMF. EMF बराबर. EMF क्या होता है? वेबर. EMF का फॉर्मूला, इंड्यूस्ड EMF होता है ΔΦ/ΔT. इसको वॉल्ट भी बोल सकते हो या तो वेबर पर सेकंड भी बोल सकते हो. 14. A and B are two conducting circular loops with their plane parallel and a magnet is moved in between them. Okay,
तो क्या होगा, चलो यहां पे समझा देता हूं मैं। ये लूप है, ये उसकी एक्सिस मान लो, और यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है, ये N है, ये S है, और ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और बच्चों ये जो है इसकी एक्सिस तो ये साइड होगी। तो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जाओगे तो इसका पीछे वाला इस साइड का जो पार्ट है वो N बनेगा और ये S बनेगा। ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, तो ये उसको अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, तो ये N बनेगा और ये S बनेगा। सिंपल है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। तो दोनों में क्या हुआ, दोनों में N पोल जनरेट हुआ मैग्नेट साइड पे, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कहां पर है, लूप्स विल रिपेल ईच अदर। पता चला बच्चों, याद रहे। फिर से एक बार, मैग्नेट का N पोल इस लूप की तरफ जा रहा है, तो इस लूप का मैग्नेट की तरफ का जो पार्ट है वो N पोल बनेगा। क्यों, क्योंकि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को वो अपोज करेगा। तो यहां पर जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसने यहां पे N पोल जनरेट किया जो इसके N पोल को रिपेल करेगा। लेकिन ये मैग्नेट इसके लिए दूर जा रहा है, तो इसका फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने के लिए इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये S पोल है तो ये N बनेगा। लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे दो लूप्स की, तो यहाँ पे इसका N पोल, इसका यहाँ पे N पोल, दोनों N पोल सामने सामने आ जाएंगे, तो लूप्स एक दूसरे को रिपेल करेगी। 15. A pure inductor of 25 millihenry is connected to a source of 220 volt. If the frequency of the source is 50 hertz, then the inductive reactance मतलब XL होता है ओमेगा L, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू इंटू L। 2 पाई बोले तो 3.14, फ्रीक्वेंसी है 50, और ये 25 मिली हेनरी मतलब -3। सही है बच्चों। चलो तो ये 75, देखो ये 100 हो गया, तो यहाँ पे -1 रहेगा। 25 इंटू 3 78.5 समथिंग कुछ आएगा, और इंटू 10 टू पावर -1 7.85 आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करता हूँ, आप कर लेना, मेरा मैथ्स थोड़ा पावरफुल है तो मैं नहीं करता हूँ। इन एन AC सर्किट हैविंग ओनली कैपेसिटर, सिर्फ कैपेसिटर है, द इलेक्ट्रिक करंट I देन वोल्टेज इन फेज। सिर्फ कैपेसिटर में करंट आगे होता है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। 17. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस हमने पढ़ा था, है ना। सो L इज इक्वल टू क्या था, phi अपॉन I, या तो यहां पे बोल सकते हो μ0n² A बाय L। देखो यहां पे ये जो पार्ट है वो कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इज इक्वल टू ये होगा, तो ये तो कांस्टेंट है भाई। तो आप करंट इंक्रीज करोगे तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, लेकिन दोनों का रेशियो तो सेम ही रहने वाला है। तो करंट फ्लोइंग इन द कॉइल गलत, हाँ तो वही गलत हो गया। अरे हाँ, ऑल ऑफ दिस लिखा है मतलब सब चेक करो। हाँ तो करंट पे डिपेंड नहीं करता है, इंड्यूस्ड EMF पे डिपेंड नहीं करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट उस पर डिपेंड नहीं करता है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इन पे डिपेंड करेगा। याद रहे बच्चों, गलती ना हो जाए। 18. In a nuclear fusion reaction, mass defect is 0.03. Then the energy released in a fusion of 1 kg mass. भाई हमने पढ़ा था जब m मास डिस्ट्रॉय होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, mc²। लेकिन जो मास डिस्ट्रॉय हुआ वो 1 kg नहीं हुआ, आपने जो भी टोटल मास फ्यूजन के लिए यूज किया उसका 0.03% ही हुआ। तो यहां पे लिखेंगे 0.03% किसका, 1 kg का, इंटू c²। ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू पावर -2 अपॉन परसेंटेज का 100, और यहां पे 3 इंटू 10 टू 8 भी लिख सकते हैं का स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, 3 3 9 3 27, ये 16 में से 4 चले जाएंगे तो 12। सही है, कहां पर है ऐसा, 2.7 इंटू 10 टू 14, अरे नहीं 13। अरे बच्चों गलती ना हो जाए, इतना सही गिनने के बाद भी गलती हो जाएगी। 2.7 इंटू 10 टू 13, सही है। 19. By which one of the following equation the magnitude of electric and magnetic fields in an electromagnetic wave are related? We know that E is equal to B into C. बाकी बना दो जो बन रहा है वो। E0 is equal to B0 is equal to E0 by C, सिंपल चीज है यार। 20. Due to which of the following reasons Maxwell displacement current is generated? भाई मैक्सवेल का करंट क्या है, तो हमने पढ़ा था
डिस्प्लेसमेंट करंट। भाई डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे जनरेट होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज के कारण। हमने ये लिखा था डी फाई ई अपॉन डी टी, या तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो एप्सिलॉन जीरो, इसकी जगह पे ई इंटू ए रखो, ए को बाहर ले आऊंगा तो डी ई अपॉन डी टी। तो ये इसका चेंज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ उसका मतलब सिंपल हुआ कि डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगा। याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है कॉइल के साथ, लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड के लिए याद रखो 1, ये आपको क्लियर होना चाहिए, थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। रेडियो वेव्स जो हम यूज करते हैं एफएम एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट के लिए 530 किलोहर्ट्ज टू 1710 किलोहर्ट्ज, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.53 मेगाहर्ट्ज टू 1.7 मेगाहर्ट्ज, ऐसे भी कुछ बुक्स में दिया है, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम ये लिखेंगे। 22 एन ऑब्जेक्ट बीन इज केप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट, इट्स इमेज। सिंपल यार, समझो एक चीज, ये कॉनकेव मिरर है, ये उसका फोकस है, ये उसका पोल है, यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लोगे, जो यहाँ से आगे लिखो कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ पे इमेज आपको क्या मिलेगी? रियल मिलेगी। लेकिन ये दोनों के बीच में रखोगे तो यहाँ से रे तो ऐसे चले जाएंगे, तो आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो इमेज ऑलवेज आपको वर्चुअल मिलेगी, याद रखना। तो इमेज क्या आएगी? वर्चुअल। जो वर्चुअल होगी वो क्या होगी? इरेक्ट होगी। और जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ऑलवेज गिव लार्ज वर्चुअल इमेज, मतलब कहां पे आएगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिग। और यही चीज कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल देता है लेकिन उसकी डिमिनिश्ड होगी, स्मॉल मिलेगी। 23 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज n/1, द एंगल ऑफ इंसिडेंस of ray is I and angle of refraction is R if n/1 is greater than 1, मतलब मीडियम 1 कहां पे पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके देखो बच्चों 1 और 2, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 1, 2 में आपको रे कहां से कहां जा रहा था वो आपको याद रखना था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको मैं 2 बोल देता हूं, तो n2 आपके पास है n2 अपॉन n1, है ना? n21 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, तो सिंपल n2 ग्रेटर देन n1 है। अरे लेस देन दिया है, सॉरी, तो ये हो गया लेस देन 1, तो हम यहां पे बोल देंगे n2 लेस देन n1, सही है। तो ये आपका डेंसर मीडियम हो गया और ये आपका रेरर मीडियम हो गया। अभी क्या, तो रे यहां से आया और फिर यहां से ऐसे जाएगा। क्यों भाई ऐसे जाएगा? क्योंकि ये आपका डेंसर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है जो रेरर मीडियम है, तो ऑब्वियसली जब डेंसर में से रेरर में घुसेगा तो इंसिडेंट, इसके इंसिडेंट एंगल से रिफ्रैक्शन एंगल बड़ा होगा, और क्या होगा? जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो बड़ा होगा और अवे जाएगा। कहां पर है? आर इज ग्रेटर देन आई एंड द रिफ्रैक्टेड रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सही लिखा है बच्चों, देख लेना एक बार, मैं भी चेक कर लूं एक बार, आप भी चेक कर लो। ध्यान रहे यहां पे n/1 इज लेस देन 1 है, मतलब सेकंड मीडियम आपका रेरर है और ये फर्स्ट वाला मीडियम डेंसर है, सही है ना? ओके सही है। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकली एंड आइसोलेटेड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल। याद रखो पी टाइप हो या एन टाइप हो, इलेक्ट्रिकली दोनों न्यूट्रल ही होंगे। 25 The valency of the impurity atom added to make tetravalent silicon or germanium into n-type semiconductor. n-type semiconductor के लिए हमको जो impurity चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? pentavalent impurity होनी चाहिए। Cut in voltage for germanium diode is, भाई cut in voltage क्या है germanium के लिए? कट इन वोल्टेज। देखो अभी बच्चों ये थोड़ा लफड़ा कर दिया यहाँ पे, कुछ टेक्स्ट बुक में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएंगे तो 0.2, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएंगे न्यू टेक्स्ट बुक 0.2, पुरानी वाली जो टेक्स्ट बुक थी उसमें आंसर दिया था 0.28, तो इसको तो आप 0.3 भी बोल सकते हो। याद रखना सिलिकॉन के लिए कट ऑफ क्या होता है? 0.7 कट इन, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.2। अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्स्ट बुक आप ये लिख पाओगे।
The phase difference between any 2 points on the same wavefront. What is the definition of same wavefront? Wavefront. By wavefront is an imaginary plane on which is passing through all points which have same phase. Same phase में से पास होने वाले पॉइंट्स में से जो इमेजिनरी प्लेन पास होगा उसी को बोलेंगे वेव फ्रंट. अरे सेम फेज है तो फिर फेज डिफरेंस क्या होगा? 0. 28. If the phase difference between the two waves producing interference is 13 pi, then which order of interference occurs? पर देख लो ये कौन सा है? 13 पाई. 13 पाई ऑड पाई है. ऑड पाई में क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव होगा, है ना. तो हम यहां पे फेज डिफरेंस लिखते हैं. भाई फेज डिफरेंस हम लिख सकते हैं ऑड पाई 2n - 1 पाई. ये किसके लिए है? ये डिस्ट्रक्टिव के लिए है. याद रखना चाहिए डिस्ट्रक्टिव के लिए. इवन पाई होगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 2n पाई. तो वो कौन होगा? कंस्ट्रक्टिव. यहां पे 13 पाई और 1 पाई, 2 पाई, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई होगा तो डिस्ट्रक्टिव. लेकिन नंबर कौन सा? चलो यहां पे ये लिख देते हैं 13 पाई 2n - 1 इंटू पाई. सो 2n - 1 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा. तो n आपको यहां पे 7 मिल जाएगा. 7th ऑर्डर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मिलेगा. 29. In Rutherford's atomic model, if an accelerating electron in a circular orbit emits continuous energy, its orbit becomes, भाई हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. According to Rutherford model, if electron revolves in a circular orbit, in circular path, the motion of electron is accelerating motion, and any accelerated charge continuously emits energy. और जो एनर्जी एमिट करता जाएगा तो उसकी रेडियस भी डिक्रीज होती जाएगी और उसके कारण उसका पाथ कंप्लीटली सर्कुलर ना होते वो क्या बन जाएगा? स्पाइरल टाइप का बन जाएगा. सही है. चलो नेक्स्ट 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन? भाई वर्क फंक्शन, अरे यार ये क्या बोला? एसआई बोला है तो जूल ही लिखो. एसआई यूनिट लिखा है तो जूल ही आएगा. ईवी मत लिखना. ईवी हमारी कन्वीनियंस के लिए एक यूनिट है, लेकिन एसआई बोला है तो वो जूल ही आएगा. 31. Who discovered the electron? by जे भाई थॉमसन. कौन था? उसका नाम जे भाई थॉमसन. 32. The quantum of energy 4000 h nu contains. एनर्जी कितनी है? 4000 h nu. What is energy? Energy h nu is a energy of 1 photon. एक फोटोन की एनर्जी h nu. तो ऐसे कितने फोटॉन्स है? 4000 फोटॉन्स. 33. Two particles whose de Broglie wavelengths are the same. Which of the following physical quantity is same for both? But de Broglie wavelength is given by h by p is equal to h by mv. और भी सारे इक्वेशन है, लेकिन यहां पर देख सकते हो कि लैम्बडा सेम है, ये भी सेम है, तो मोमेंटम सेम होगा. p सबका सेम होगा. मास या ये आप नहीं बोल सकते. 34. The maximum frequency of X-ray produced by 30 kV इलेक्ट्रॉन वुड बी. देखो भाई फोटोन की एनर्जी क्या होती है? h nu इज इक्वल टू, हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सलेरेट किया इतनी एनर्जी से. जो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी से करोगे तो उसको कितनी एनर्जी मिली होगी? V0 e. इतने पोटेंशियल उसको एक्सलेरेट करोगे तो इतनी एनर्जी मिलेगी. आपको उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए न्यू मैक्स, तो हम यहां पे लिख सकते हैं V0 e by h. V0 कितना है? 30 किलो मतलब 10 to 3. E हो गया 1.6 इंटू 10 to पावर माइनस 19 अपॉन H मतलब 6.625 इंटू 10 to पावर माइनस 34. 7 पॉइंट समथिंग आएगा. देखो 62447 मेरे हिसाब से यही आंसर आएगा. अब चेक कर सकते हो, मैं तो मास्टर हूं मैथ्स में, इसलिए शायद यही आंसर आएगा. फिर भी आपके लिए मैं चेक कर लेता हूँ. 30 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 6.625. देखो 7.24. अरे 7.24 आ रहा है, वैल्यू तो आ ही नहीं रही है. सही है ना. फिर से एक बार देख लो. फिर भी 30 किलो मतलब 10 to 3. ईवी हो गया, सॉरी ई हो गया 1.6 10 to 19. एच आपके पास वैल्यू है तो यहां पे लिख दोगे 30 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 6.63 कर देता हूं. अरे चलेगा यार. 35. An electron revolving in a stationary orbit does not emit energy. कहां पर है? emits energy according to quantum theory. नहीं, does not emit energy वही है. स्टेबल ऑर्बिट में होगा तो एनर्जी एमिट नहीं करेगा. 34.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बोहर्स रेडियस। भाई रेडियस का फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई जेड स्क्वायर एम। ये फॉर्मूला रेडियस का था। इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट, हाइड्रोजेनिक एटम है, हाइड्रोजेनिक, जिसकी ऑर्बिट्स में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, वहां पर रेडियस ये होती है। लेकिन हमको पूछा है बोहर रेडियस। कौन सी रेडियस, बोहर्स। भाई बोहर्स के लिए हाइड्रोजन के, बोहर ने जो भी कैलकुलेशन किए थे वो हाइड्रोजन के लिए किए थे, मतलब z इज इक्वल टू 1, और उसके लिए n भी 1 लेना है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो रहा कौन, r इज इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर एम। कहां पर है ऐसा, ये बना आपका डी आंसर। 37, if 4 de Broglie wavelength fits into circumference of the orbit of radius r, then देखो एक सिंपल चीज समझे, क्वांटाइजेशन क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या था। तो भाई बोहर ने क्या सजेस्ट किया कि जो इलेक्ट्रॉन कोई दी ब्रोगली वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और तो जो वो न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व होगा तो वो एक वेव प्रोड्यूस करेगा, और जो वेव होंगे वो कुछ ऐसी वेव प्रोड्यूस करेंगे। मतलब ये थोड़ा ठीक नहीं आया है बच्चों, लेकिन आपको समझना है कि यहां से जो वेव प्रोड्यूस करेगा, एक वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, ऐसे, तो वो उसकी पेरीमीटर पे, उसके सर्कमफरेंस पे कितना वेव्स बना रहे, 4 वेव्स। हमको पता है जो उसकी रेडियस r है तो इसका सर्कमफरेंस होगा 2 पाई r। एक वेव की वेवलेंथ लैम्बडा है, तो ऐसे कितने वेव्स बने, 4 वेव बने, 4। तो यहां पे मैं 4 लिख देता हूं, तो लैम्बडा क्या होगा, पाई r बाई 2 हो जाएगा, पाई r बाई 2। सिंपल चीज बच्चों आनी चाहिए ये चीज। 38, यूरेनियम 92 235 एंड यूरेनियम 92 238 डिफर्स एज। यूरेनियम 92 235, भाई उसमें प्रोटॉन्स मतलब Z कितने हैं, 92, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो 235 माइनस 92 मतलब 143 आ गए यहाँ पे। यूरेनियम 92 238, इसमें Z कितने हैं, 92, मतलब प्रोटॉन तो सेम ही है, लेकिन यहां पर आप न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो माइनस 92 इज इक्वल टू 146। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, या तो इसके पास 3 न्यूट्रॉन कम हो गए। तो इसके पास ज्यादा है, इसके पास, अरे नहीं, इसके पास 3 न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, देखो 3 न्यूट्रॉन्स मोर। व्हाट इज द एनर्जी फॉर्म्ड बाय फोटोन कैरिंग फ्रीक्वेंसी दिस मच। न्यू फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, सिंपल वैल्यू रखनी है 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, जो एच की वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी आपको दी है 6 इंटू 10 टू 14, ये आप करोगे तो 39 पॉइंट समथिंग मिलेगा इंटू 10 टू पावर माइनस 20, तो ये 3.9 समथिंग मिलेगा इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। मतलब देख लेना आप, ये आंसर आएगा, सही है। मैं यहां पे करता हूं, ये आपको डिसाइड करना है यहां पे। चलो 40, अरे यार कितनी बार यूरेनियम 92 235 प्लस 0 न्यूट्रॉन 1, तो इससे बन जाएगा यूरेनियम 92 236। चलो ये बात खत्म हो गई। अभी इसमें से बनने वाला है कौन, तो एक तो बना 41 Nb 99, और ये 0 4 बनने वाला है, तो यहां पे x कौन होगा, Z है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो। चलो पहले नीचे का हिसाब कर ले, तो 92 इज इक्वल टू Z प्लस 41, 92 इज इक्वल टू Z 41, और ये 0, तो Z आपको मिलने वाला है 51। क्या हो गया, 51। अभी ऊपर का हिसाब करते हैं, 236 इज इक्वल टू A प्लस 99 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4, तो A आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, तो ये हो गया 103, तो 236 माइनस 103, तो 133 आंसर आ ही जाएगा। तो कहाँ पर ऐसा, कहाँ पर SB, हाँ तो याद रहे ये आंसर आएगा। 41, EV energy is required for electron to jump the forbidden gap at room temperature in silicon। भाई सिलिकॉन के लिए वो एनर्जी कितनी है, याद रखना। प्योर सेमीकंडक्टर व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोरबिडन गैप, बैंड गैप एनर्जी इज 1.1 फॉर सिलिकॉन एंड 0.7 फॉर जर्मेनियम, तो यहां पे 1.1 आएगा।
42. In half wave rectification, what is the output frequency if the input frequency is 50 Hz? याद रहे बच्चों, हाफ वेव के लिए फ्रीक्वेंसी आउटपुट वही इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी से डबल होगी। तो पहले में आएगा क्या, हाफ वेव पूछा है तो इनपुट 50 है तो आउटपुट भी 50 आएगी, लेकिन फुल वेव पूछा है तो वो 100 हो जाएगी, तो आंसर आपका 50 100 हो जाएगा। 43. An electric dipole of dipole moment 4 into 10 to power minus 9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude this much. The magnitude of the torque is equal to, बट टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था PE sin थीटा। अलाइंड किया है 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे 30 डिग्री ले लेंगे, तो P कितना है डाइपोल मोमेंट, पे डाइपोल मोमेंट आपके पास है 4 into 10 to power minus 9, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है 5 into 10 to 4, और साइन 30 मतलब 1/2, तो यहाँ पे 10 to power 4 न्यूटन मीटर, या तो उसको जूल भी बोल सकते हो। 44. द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन याद रख लो, m1 l3 t-3 a-1, नहीं तो उसका यूनिट याद रखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन होता है m1 l1 t-2, मीटर मतलब l1 लेकिन उसकी 2 पावर, और कूलम मतलब t1 a1। इसको सिंप्लीफाई करोगे फिर तो ये आंसर बन ही जाने वाला है। 45. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, हमने पढ़ा था इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसपे सिग्मा जितनी डेंसिटी है, तो उससे कोई भी डिस्टेंस पे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। 46. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, फील्ड लाइन्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सही नहीं है, जो गलत है वो हमको सिलेक्ट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस का विदाउट एनी ब्रेक्स, सही है। टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, वो भी सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर्म्स क्लोज लूप, नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, बरोबर है, तो ये गलत है, इसलिए हमारा वो सही आंसर है। 47. फॉर द पॉइंट डाइपोल, बट डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, Q इंटू 2a। हमको दो चार्ज है प्लस Q माइनस Q, और इनके बीच का डिस्टेंस 2a। मुझको इसको पॉइंट डाइपोल बनानी है तो ये डिस्टेंस काफी छोटा होना चाहिए, कितना छोटा, टेंस टू 0, कंपेयर टू चार्ज कितना होना चाहिए, कंपेयर टू इनफाइनाइट, तब ये पॉइंट डाइपोल बन जाएगी। Q टेंस टू इंफिनिटी और 2a टेंस टू 0, तो ये पॉइंट डाइपोल बन जाएगी। 48. The work done to move unit test charge on the equipotential surface is 0. याद रखो बच्चों, दो पॉइंट के बीच में जब हमको कोई चार्ज Q है उसको दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेस करना है जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। लेकिन हमको तो उसको डिस्प्लेस करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है, तो ये 0 हो गया, तो वर्क डन इज 0। 49. If sigma is the surface charge density and epsilon naught is the permittivity of free space, then the magnitude of electric field at the surface of a charge, simple याद रखो, E is equal to sigma upon epsilon naught। याद रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स वाला जो टॉपिक पढ़ा था हमने, उसमें जब कोई बॉडी पे चार्ज डालेंगे तो सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी, मतलब फ्लक्स एसोसिएट होगा। तो यहां पर मैं जब भी कोई गॉसियन सरफेस लूंगा सिलेंड्रिकल, तो उसकी सिर्फ ये सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होगा, है ना। तो यहां पे कर सकते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए, और दूसरा फ्लक्स इज इक्वल टू क्या, Q इंटू एप्सिलॉन, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन हम लिख सकते हैं कि जो इसका एरिया A है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिर्फ इतना चार्ज अंदर एंक्लोज होगा, तो EA इज इक्वल टू सिग्मा की जगह, Q की जगह पे सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0, A निकल जाएगा, तो आपका आंसर ये आएगा। यहां पे कुछ डिफरेंट तो नहीं है ना, सही है। 50. इफ P इज द पोलराइजेशन
फॉर अ लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक एंड ई इज द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, द ससेप्टेबिलिटी, अरे ससेप्टेबिलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है P/E, सही है, आना चाहिए। चलो अभी पार्ट बी का सॉल्यूशन करेंगे।